पीएचडी है वो पकोड़े खा रहा है, और जिसे चाय भी बेचना ढंग से नहीं आया वो देश चला रहा है। ये बदनसीबी है क्या? कहीं ना कहीं उम्मीद है, कितना भी नकार दो तो भी मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, अभी उम्मीद है। कितना भी नकार दो, एक आदिवासी बच्चे के चेहरे पर पेशाब करो, ये तुम्हारी संस्कृति है, लेकिन उसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की ताकत संविधान में, ये इसकी खूबी है। कीले ठोककर बंद कर दिए गए हैं, ये ऐलान किया गया और कहा गया कि कहीं से भी डॉक्टर अंबेडकर चुनकर नहीं आने देंगे। क्यों? डिग्री छुपाने वाले इंसान थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, फर्जी डिग्री बनाने वाले थे, 8वीं पास थे, 10वीं पास थे, हिस्ट्री सीटर थे, दंगे करवाने वाले थे, लोगों को लूटने वाले थे। क्या थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर? जो ताकतों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान में जाने नहीं देंगे, इसीलिए कहा कि इन सब लुटेरों को मालूम था ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम का आदमी संविधान सभा में जाएगा तो ऐसा संविधान बनाएगा कि आजाद होने वाले भारत की मिल्कियत जो हम मुट्ठी भर लोगों ने अपने कब्जे में कर रखी है, ये उसे तो छीन लेगा, ये उसे तो छीन लेगा। लेकिन इतना बुद्धिवंत है, कानून का ऐसा जानकार है, इतना 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 अभ्यास करके आया है कि आजाद होने वाले भारत को, भारत के हर बाशिंदे का, उसके अधिकार का, उसके निजाम का ऐसा पैमाना बना देगा कि हर आदमी इस देश का मालिक बन जाएगा। इसे नहीं मिली तुम्हें, ये जो भारत की नागरिकता है इतने आसानी से नहीं मिली, वो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल आपको रेडीमेड आपके बाप दादा भारत के थे करके मिल गया, ऐसा नहीं है। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे, अनेकों तकलीफों से गुजरना पड़ा। बनाता है कि अगर मैं भूखा रहा तो कानून को नहीं जान पाऊंगा, ये कानून पढ़ने के लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए धूल में पड़ा हुआ ब्रेड भी मैं खा लूंगा, क्योंकि भारत में 80 करोड़ मजलूम जनता भूखी मरेगी, उसके लिए मुझे कानून बनाना है, इसलिए मुझे जिंदा रहना है। मैं फक्र करता हूं भारत का मुसलमान होने पर, और उससे भी ज्यादा फक्र है मुझे कि भारत का नागरिक होने पर, और उससे भी ज्यादा फक्र है मुझे उस संविधान पर जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुझे एक पहचान देता है कि मैं खूबसूरत भारत देश का भारतीय नागरिक हूं। मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं इस कमेटी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मुस्लिम बौद्ध एकता परिषद बनाई, इसे बढ़ाई है, इसमें ईसाई भी जोड़ी है, आगे सिख भी जोड़ी है, बेहद ज़रूरी है। ये जुड़ जाएंगे तो हमारा हिंदू भाई भी अपने आप आ जाएगा। एक अच्छे भारत की सामाजिक नींव इस बहाने से तैयार हो रही है और उसकी ज़मीन कामठी बन रही है। ये पूरे भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण है और इसके लिए आप मुबारकबाद के काबिल हो, आपको मुबारकबाद देता हूँ। जो बात सियासतदानों ने बिगाड़ी है वो बात सियासतदान को चुनकर देने वाले लोग कर रहे हैं। इस मंच के अध्यक्ष सम्माननीय पाटिल साहब हमारे अजीज दोस्त है, कई सालों का आंदोलन का साथ रहा है, विचारों का साथ रहा है। डॉक्टर रायलू साहब एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल होना एक अलग बात है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के साथ सामाजिक होना बहुत बड़ी बात है। लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं।
इसलिए चार दीवारी में बहुत कुछ लिखते हैं और चार दीवारी में कब गुजर गया समाज को पता ही नहीं चलता। तब पता चलता जब अनाउंसमेंट होता है कि गुजर गया हो कांदा देने के लिए या चीता ले जाने के लिए। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों की वजह से समाज में बे इंटेलेक्चुअल लोग बड़ी बड़ी पोस्ट संभाले बैठे हैं, देश संभालने का दावा कर रहे हैं। ये इस देश की बदनसीबी है कि जो पीएचडी है वो पकोड़े खा रहा है और जिसे चाय भी बेचना ढंग से नहीं आया वो देश चला रहा है। ये बदनसीबी है। क्या कर? कुछ बातें अल्लाह लिखता है, कुछ बातें बेवकूफ बंदे खुद लिखते हैं। आज भुगतान ये हो रहा है कि गांधी जी को मारने से पहले नथुराम ने उनके पैर पड़े थे। मैं उस दिन रात भर नहीं सोया जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद में मोदी जी ने संसद के पैर छुए थे। मैंने कहा सत्यानाश तो होना तय, बिल्कुल तय है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात संविधान की है। जिस संविधान ने देश को बनाया, भारत नाम का देश इस दुनिया में नहीं था, या यूं कहीं कि ये जितना भी एशियन ये है खंड है या दुनिया में खंड है, देश ये आधुनिक प्रक्रिया है। आधुनिक तरीके से जब देश बनता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी बाउंड्री होती है, उसकी हिफाजत के लिए पेड मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, कोर्ट होता है, जिला परिषद होती है, नगर परिषद होती है, माइक्रो सिस्टम होता है, तब कहीं देश बनता है। जब भारत का देश बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहा गया कि इस देश के लिए कानून की जरूरत है। हजारों ताकतें उठ खड़ी हुई कि कानून की जरूरत नहीं है। इस बात को गौर से समझ लेना। कहीं ना कहीं उम्मीद है, कितना भी नकार दो तो भी मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, अभी उम्मीद है। कितना भी नकार दो, एक आदिवासी बच्चे के चेहरे पर पेशाब करो, ये तुम्हारी संस्कृति है, लेकिन उसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की ताकत संविधान में, ये इसकी खूबी है। तुम मार सकते हो नामे मुसलमान को, लेकिन वही मुसलमान रॉकेट बनाकर इस देश को नई तकनीक और नई तहजीब में ले जाता है तो दुनिया में डंका बजाता है, वो अब्दुल कलाम भी बन सकता है। संविधान की इन्हीं खूबियों को देखकर संविधान का विरोध किया गया। जिन ताकतों ने विरोध किया वे ताकतें आज संविधान में दिए हुए मतदान के भरोसे संसद और विधानसभा में बैठी हुई हैं, जिन्होंने पिछले 15 सालों में सिर्फ एक काम किया, इस देश के ताने बाने को तहस नहस करने का काम किया। फिर इतिहास में अगर झांक कर देखो तो आपको पता चलेगा कि आज आप फक्र से बोल रहे हो कि मेरा देश भारत है। कैसे हुआ देश आपका भारत? अभी एनआरसी सीएए का कानून लाकर मोदी और शाह जी ने पूछा था, आप नागरिक हो तो सबूत दो। जिनको अदालत पूछती है कि बहुत हो गई तड़ी पारी, आप अब बेगुनाह हो, इसका सबूत दो, वो सत्ता में आने के बाद कहता है कि तुम नागरिक हो क्या, इसका सबूत दो। देखो कैसे कैसे पलटता है पूरा निजाम। और जब पूछा कि एनआरसी सीएए लगा दिए हैं, तुम्हें बताना होगा तुम इस देश के नागरिक हो क्या, ये साल के पहले का कानून बताना होगा। क्यों पूछा? क्या गहराई थी? मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो रायलू साहब ने कहा है, वो एक बेहतर तरतीब से 14, 15, 16 सारे आर्टिकल्स बड़े खूबी से बताए हैं। दोनों हमारे रहनुमा, हमारे तहजीब को बचाए रखने वाले, हमारे निज़ाम के गढ़ों को साबित रखने वाले मौलानाओं ने, आलिम साहिबान ने बेहतर तकरीर की है।
ऐसे तकरीरों की ज़रूरत निहायत वक्त दौर में है। ये तकरीरें केवल मुसलमानों के बीच नहीं, ये मराठाओं के बीच भी होनी चाहिए, ये सिखों के बीच भी होनी चाहिए, ये आदिवासियों के बीच भी होनी चाहिए। मौलाना साहिबान को इतनी ताकत दो कि वे ऐसी तकरीरें जाकर वहां करें। कैसे बने आप नागरिक, इस बात को समझ लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान रचयिता हैं और हैं। किस तकलीफ में लिखा संविधान? वे संविधान समिति में ना जाए, इसकी तो घोषणा कर दी थी। उनके आने के दरवाजे और खिड़कियां खीले ठोककर बंद कर दिए गए हैं। यह ऐलान किया गया और कहा गया कि कहीं से भी डॉक्टर अंबेडकर चुनकर नहीं आने देंगे। क्यों? डिग्री छुपाने वाले इंसान थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, फर्जी डिग्री बनाने वाले थे। 8वीं पास थे, 10वीं पास थे, हिस्ट्री सीटर थे, दंगे करवाने वाले थे, लोगों को लूटने वाले थे। क्या थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर? जो ताकतों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान में जाने नहीं देंगे, इसीलिए कहा कि इन सब लुटेरों को मालूम था ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम का आदमी संविधान सभा में जाएगा तो ऐसा संविधान बनाएगा कि आजाद होने वाले भारत की मिल्कियत जो हम मुट्ठी भर लोगों ने अपने कब्जे में कर रखी है, ये उसे तो छीन लेगा, ये उसे तो छीन लेगा। लेकिन इतना बुद्धिवंत है, कानून का ऐसा जानकार है, इतना 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 अभ्यास करके आया है कि आजाद होने वाले भारत को, भारत के हर बाशिंदे का, उसके अधिकार का, उसके निजाम का ऐसा पैमाना बना देगा कि हर आदमी इस देश का मालिक बन जाएगा। ये नहीं चाहते थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान में जाने नहीं देंगे, ये घोषणा की थी। रायलू साहब ने बराबर बताया और मौलाना साहब ने, इस घोषणा के बावजूद भी बंगाल से चुनकर आए, जहां से चुनकर आए उस चुनाव क्षेत्र में लगभग 46% मुस्लिम्स, लगभग 50% नमोशूद्र आदिवासी और बचे हुए गैर, तमाम वहां के मुसलमानों ने इकट्ठा आकर, नमोशूद्रों ने इकट्ठा आकर प्रचंड बहुमत से बाबा साहब को चुनकर दिया और बाबा साहब अंबेडकर संविधान समिति में गए। 2024 में भी यही काम करना है। आप अगर बाबा साहब अंबेडकर को चुन कर दे सकते हो तो यकीन रखो अपनी ताकत पर। सागर की लहरें आती है, जाती है, आती है, जाती है, कभी सुनामी भी आ जाती है, डरना नहीं। कश्तियां अपना मकाम बिल्कुल बरकरार रखती है। कश्तियों की ताकत समंदर के ताकत से ज्यादा इसलिए होती है कि कश्तियों के हौसले कभी पस्त नहीं होते, वो हर बार टूटती है, फिर बनकर समंदर को चैलेंज करने के लिए खड़ी हो जाती है। हम लोग कश्तियों के माफिक है। आने वाले 2024 में भी हम अगर बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर दे सकते हैं तो जो बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान खराब कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था खराब कर रहे हैं, हम उन्हें उतार भी सकते हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर चुनकर आए और संविधान लिखने के लिए बैठे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर जी का जो नाफ होता है ना, बेम्बी जाला म्हणतो अपन, उस नाफ में सुपारी के बराबर गठान हो गई थी, उसमें से पानी बहता था। बाबा साहब अंबेडकर जी को बैठने में तकलीफ होती थी, स्पेशल चेयर बनाई थी और अपने सहायक के हाथ से अलग अलग देशों के संविधान को लेकर उसमें से जो बेहतर मिलता है उसको लेकर बाबा साहब ने बड़ी तकलीफों से संविधान बनाया। इतने आसानी से नहीं मिली तुम्हें, ये जो भारत की नागरिकता है इतने आसानी से नहीं मिली, वो मैं बता रहा हूं।
बिल्कुल आपको रेडीमेड आपके बाप दादा भारत के थे करके मिल गया, ऐसा नहीं है। जब बाबा साहब आंबेडकर संविधान लिख रहे थे, अनेकों तकलीफों से गुजरना पड़ा। उसके पहले का एक किस्सा बता देता हूं। बाबा साहब आंबेडकर इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, कानून का अभ्यास कर रहे थे। आपने एक पिक्चर देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी पर, डॉक्टर जब्बार पटेल ने उसे डायरेक्ट किया हुआ है। डॉक्टर जब्बार पटेल ने, एक सीन आता है कि बाबा साहब आंबेडकर इंग्लैंड के लाइब्रेरी में कानून की किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसमें मगन हो गए, और उनके हाथ में एक सूखा ब्रेड है। मैं मुसलमान भाइयों को हमेशा बोलता हूं, मेरी पैदाइश पटेल साहब गढ़चिरौली में, बहुत ट्राइबल बेल्ट में। उर्दू कभी हमारे पल्ले पड़ी नहीं, क्योंकि थी ही नहीं। अब्बा कहते थे एक टीचर था, कहां से आया था पता नहीं था, सरकार ने भेजा था, वो अकेला ही 4 क्लास उर्दू पढ़ाता था, चौथी बंद हो गई। 25 साल तक वो अकेला 3 क्लास उर्दू पढ़ाते रहा। जहन का इतना तेज था कि भरी बारिश में नई छतरी बगल में रखता था। पूछे क्यों, तो बोलता था बारिश में ये कहीं फट जाएगी तो, खराब हो जाएगी तो। ये हालात आज भी मुसलमानों के ग्रामीण क्षेत्र के बदले नहीं हैं। और तीसरा उर्दू पढ़ा हुआ, चौथा उर्दू पढ़ा हुआ कहां जाता? पान ठेले पर जाता, रिक्शा खींचता, हमाली करता, या बहुत हो गया तो चिकन की दुकान लगाकर बैठता। संविधान ने बहुत कुछ दिया है मुसलमानों तुम्हें। अपनी स्कूलें, अपने कॉलेजेस, अपने बड़े बड़े इदारे स्थापन करने का फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। किसी सरकार के इजाजत की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कोई भी माइनॉरिटी अपने इदारे खुद बना सकती है, चला सकती है। ये तुम्हें संविधान ने दिया। हम गढ़चिरौली में पैदा हुए, वालिद साहब सरकारी नौकरियों में थे। उन्होंने कहा कि यहां मराठी में पढ़ो। पढ़े हम मराठी से। आज 6 सब्जेक्ट में एमए है, एमएड है, एमफिल है, 40 किताबें हमने लिखी। महाराष्ट्र में नाम चलता है जावेद पाशा, वो केवल इसलिए कि इल्म के साथ साथ हमने सूफी पीरों को पढ़ा, हमने इस्लाम के तहजीबी निज़ाम को पढ़ा, हमने फूले शाहू आंबेडकर को पढ़ा और एक शख्सियत बनकर खड़े हुए। ये सब नहीं पढ़ते तो शख्सियत नहीं बनती। अगर हम वहाँ से निकल के इतने दूर नहीं आते, पढ़ाई का दामन नहीं थामते, तो यकीन जानिए हमारे पास में भी करोड़ों रुपए होती, हमारे पास में भी 5 गाड़ियाँ होती, 6 गाड़ियाँ होती। हो सकता है इतनी दौलत आने के बाद आज हमारे पास में 1 बीवी है, शायद 3 और होते, 3 और होते। डॉक्टर साहब सामने पट्टी होती और नाम होता जावेद पाशा चिकन वाले हैं। आज नाम है प्रोफेसर जावेद पाशा। और सुनने के लिए मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी बैठते हैं और अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के हक और बुलंद की आवाज सीना ठोक कर सबके सामने रखते हैं, क्योंकि संविधान को जानते हैं, संविधान ने दिए हुए अधिकार को पहचानते हैं। तो पढ़ाई का दामन मुसलमानों थामो, तिजारत में करोड़पति बनो, कोई इसमें मनाही नहीं है। हलाल की रोटी करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसमें 50% बच्चों को कम से कम सरकारी महकमे में जाने के लिए तैयार करो, प्रोफेसर बनाने के लिए तैयार करो, इंजीनियर बनाने के लिए तैयार करो, कलेक्टर बनाने के लिए तैयार करो। क्योंकि एक बिजनेसमैन करोड़पति बन सकता है, लेकिन एक पुलिस सिपाही चौक का सारा ट्रैफिक रोक सकता है। व्यवस्था को समझिए, सिस्टम को समझिए। जो समाज सिस्टम में नहीं होता वो अरबपति तो हो सकता है, लेकिन हर बात का मोहताज होता है। आज इंसाफ पाने के लिए मोहताजी, आज पुलिसों की मोहताजी। आज कौन सा ऐसा निजाम है जिसमें तुम्हारी मोहताजी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कभी अपने इदारों में संविधान पढ़कर उसके हक क्या है ये बताने की कोशिश ही नहीं की अपने समाज को। अगर अपने समाज को बताते तो एक चमार भाई, एक धनगर भाई, एक तेली भाई
अपने अपने इदारे लेकर सरकार की मदद से खड़ा है, वो तुम खड़े होते। सबके लिए इदारे बनते हैं, तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बनते हैं कि इन इदारों की सही मांग करने की सामाजिक समझ तुम में नहीं आई। वो समझ तभी आएगी जब ऐसे प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज करोगे। इसलिए दूसरी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल प्रोग्राम्स को आपने अरेंज करना चाहिए। इंग्लैंड का सीन बता रहा था, बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ रहे हैं, कानून की किताब है, हाथ में सूखा ब्रेड है, क्या मेरा घूमता है। बाबा साहब पढ़ने में मगन है, पढ़ते पढ़ते हाथ से ब्रेड छूट जाता है, ब्रेड नीचे गिरता है, क्या मेरा ब्रेड की तरफ जाता है, दिखाई देता है कैमरे में नीचे धूल थी, ब्रेड को धूल लगी है। बाबा साहब 2 बार ब्रेड को देखते हैं, किताब को देखते हैं, आखिरी में ब्रेड उठाते हैं, ब्रेड को झटकते हैं, खाते हैं और फिर पढ़ते हैं। कोटेशन आता है कि अगर मैं भूखा रहा तो कानून को नहीं जान पाऊंगा। ये कानून पढ़ने के लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए धूल में पड़ा हुआ ब्रेड भी मैं खा लूंगा, क्योंकि भारत में 80 करोड़ मजलूम जनता भूखी मरेगी, उसके लिए मुझे कानून बनाना है, इसलिए मुझे जिंदा रहना है। और बाबा साहब आम्बेडकर जब भारत में आए, कैसे आए कानून की पढ़ाई करते वक्त? मुस्लिम भाइयों, तुम्हें समझना चाहिए, जिस संविधान के बुनियाद पर आज मस्जिदें कायम हैं, अगर संविधान न होता, इतिहास को भूलना नहीं, 3री सदी में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक बहुत बड़ा विद्रोही आकर गया, कमीना आकर गया, जिसके गुणगान धर्मराष्ट्र के लोग करते हैं। क्या किया उस कमीने ने? तब मुसलमान नहीं थे, तब ईसाई नहीं थे, तब सिख नहीं थे, तब जैन नहीं थे, तब पारसी नहीं थे, बुद्धिस्ट थे और ब्राह्मणिज्म के लोग थे। तो ब्राह्मणवाद से पैदा हुआ ये पुष्यमित्र जब सियासत में हावी हुआ तो 84,000 विहारों को जला दिया। कितने? 84,000 विहारों को जलाया और कानून बनाया कि मनुस्मृति पर इस देश का कानून चलेगा, और ऐलान कर दिया संस्कृत में राजदंड। सियासत हाथ में आते ही कौन सा ऐलान था वो? यौमे श्रमण शिरोदेहति, संस्कृत में ऐलान है, यौमे श्रमण शिरोदेहति तस्या ही शतशः दीनार दास्यामि। यानी जो हमारे मनुस्मृति को नहीं मानेगा, जो हमारे धर्म के कानूनों को नहीं मानेगा, वो कौन है? वो उस वक्त का बौद्ध है। ऐसे बौद्धों का सर काट कर ला कर देने वाले को मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये 3री सदी में सियासत हाथ में आने के बाद घोषणा होती है। 2014 से कौन सी घोषणाएं हो रही है, कभी समझेगा मुसलमान? कभी समझेगा मुसलमान? 2014 से कौन सी घोषणाएं हो रही है सत्ता में आने के बाद? वीडियो तो देख रहे होगे आप। ये नाम लेना होगा तो रहना होगा, ये करना होगा तो रहना होगा। ये इतिहास नहीं पढ़ोगे तो इतिहास ने तुम्हारे लिए कौन से कब्रें खोद रखी थी इसका इल्म नहीं होगा, और वर्तमान में तुम उन्हीं कब्रों में जाकर गिरोगे। इसलिए अपने बुद्धिजीवियों को, इतिहास जानने वाले लोगों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को, मुसलमानों, जब तक आप मंच पे बुलाकर उनके इल्म का फायदा नहीं उठाते, तब तक आने वाले हर सवाल का मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते। बाबा साहब आम्बेडकर भारत आते हैं, वो संसद में ना जाए, वो कानून बनाने वाले समिति पर ना जाए, ये ऐलान किया जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर जाते हैं। अब मुझे बताइए कितने लोगों के पास में वोटिंग कार्ड है, मतदान का अधिकार है? हाथ उठाइए, जरा उठाइए प्लीज। अब आप में से कोई भी एक जन बताइए, ये मतदान का अधिकार कब मिला तुम्हें और कैसे मिला? कोई बताएगा? हाँ, हाथ तो उठा दिया। मेरे पास वोटिंग कार्ड है। मतदान का अधिकार, वोटिंग कार्ड का अधिकार क्या होता है मालूम? वही नागरिक होता है जिसे मतदान का अधिकार होता है। वो शाह मोदी एनआरसी में कुछ भी कहे, मतदान का अधिकार जिसे है वही देश का नागरिक है, और वही देश के संसद का, वही विधानसभा का, वही यहाँ के पूरे निजाम का मालिक है। ये मालिकाना हक तुम्हें कब मिला, कैसे मिला?
मजहब के नाम जब पाकिस्तान बनाने की बात आई, मैं फक्र करता हूं भारत का मुसलमान होने पर, और उससे भी ज्यादा फक्र है मुझे कि भारत का नागरिक होने पर, और उससे भी ज्यादा फक्र है मुझे उस संविधान पर जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुझे एक पहचान देता है कि मैं खूबसूरत भारत देश का भारतीय नागरिक हूं। ये आइडेंटिटी ऊपर है। कैसे मिली? अपने आप। जब पाकिस्तान की मांग आई, मुझे फक्र होता है भारत का मुसलमान होने पर। लखनऊ में मोर्चा निकला आजादी से पहले। सर, उस मोर्चे को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मतदान करवाया। मुसलमानों, तुम पर आरोप होता है पाकिस्तान बनाने का, जवाब दो। जवाब देने के लिए तैयार हो, किताबें पढ़ो। आजादी से पहले पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर मतदान हुआ। केवल 11% लोगों ने पाकिस्तान होना चाहिए इधर मतदान किया, और 89% मुसलमानों ने कहा यह मेरी सरजमी है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम भारत में रहेंगे। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये आरएसएस के पिलंटुओं को जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों को, इनके झूठे किताबों को, झूठे बहकावों को तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ तब मतदान का नियम बनाना था। संसद में बहस हो रही थी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहे मैं प्रौढ़ मताधिकार का कानून बनाना चाहता हूं। फुर्सत में कभी उसे पढ़ना, उस बहस को। सब लोगों ने, जो ऊपर से आते थे मनुवादी ताकतों के लोग, उन्होंने कहा कि सबको मतदान देने का अधिकार नहीं है। अब मैंने इसलिए कहा कि हाथ तो उठा लिया कि मैं देश का नागरिक हूं, मतदान करता हूं। कैसे मिला? गोलवरकर से लेकर सावरकर, सावरकर से लेकर गोलवर तक एक बात कह रहे थे, नया संविधान नहीं चाहिए, ब्रिटिशों का चलेगा। बाबा साहब आंबेडकर कह रहे थे कि ब्रिटिशों का भी नहीं चलेगा, हमें नया ही संविधान चाहिए, ब्रिटिशों का भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ब्रिटिशों के कानून में आपको मतदान का अधिकार ही नहीं था। क्या इस देश का ओबीसी, मुसलमान, बौद्ध और पिछड़ी हुई कौमें समझेगी कि जिस दिन संविधान बनना था उसके पहले इस देश के केवल और केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था? कितने लोगों को? 11%। मतलब देश के मालिक कौन थे? अरे, स्वतंत्र होण्यापूर्वी या देशातील फक्त 11% लोकांना मतदानाचा अधिकार होता। याचा अर्थ या देशाचं संपूर्ण मालकत्व फक्त 11% लोकांकडे होता। बाकी 89% या देशातील लोक या देशाचे मालकच नव्हते, नागरिकच नव्हते। क्यों नहीं थे? क्योंकि एक सिस्टम चले आ रहा था। उस सिस्टम में सियासत मुट्ठी भर लोगों के हाथ, अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के हाथ, शिक्षण व्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के हाथ, प्रशासन व्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के हाथ, कानून बनाने का अधिकार उनके पास, न्यायालय चलाने का अधिकार उनके पास, और इनकी तादाद 11%। सोचो, अगर बाबा साहब आंबेडकर नहीं होते तो कौन सा संविधान होता इस देश में, और तुम कहां होते? जिंदा इतिहास है, कुछ छुपा हुआ इतिहास नहीं है। उधर पाकिस्तान बन गया, इधर भारत बना। जब ही संचालन करने वाली खातून ने एक टाइमिंग गिनाया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बैरिस्टर जीना के साथ में 21 बैरिस्टर थे पाकिस्तान में। कितने? 21 बैरिस्टर। कोई बताएगा पाकिस्तान का संविधान कितने दिन में बना? है इल्म? पाकिस्तान का संविधान 10 साल के बाद बना, और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। तो हमने जमहूरियत को 2 साल, हमने प्रजातंत्र को 2 साल 11 महीने 18 दिन में पा लिया।
पाकिस्तान में 10 साल तक जमहूरियत प्रजातंत्र संविधान नहीं बना भाईजान, इसलिए वहां का पूरा निजाम मिलिट्री के हाथ में रहा। आज भी पाकिस्तान की जमहूरियत मिलिट्री के बूट के नीचे दबी हुई है और तुम खुली सांस ले रहे हो 75 साल से, क्योंकि संविधान तुम्हारे पास 2 साल 11 महीने में बाबा साहब ने ला कर दे दिया। बाबा साहब को बौद्ध करके मत देखो, बाबा साहब को अछूत करके भी मत देखो, बाबा साहब को धर्म के नाम से मत देखो, क्योंकि जिस दिन मसूदा समिति के अध्यक्ष बने थे उस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे लोग, नाम लिया, मेरे महार जाति के लोग समझ रहे हैं कि अब मैं मसूदा समिति का अध्यक्ष बन गया हूं, मैं उनके लिए ही सब कुछ करूंगा। लोग भी ये कह रहे हैं दुश्मन, अब तो ये उन्हीं के लिए सब कुछ करेगा। तब बाबा साहब खड़े होकर कहते हैं कि जिस दिन मैंने मसूदा समिति का प्रेसिडेंट करके, अध्यक्ष करके पद स्वीकार किया, उस दिन तो मेरी जात भी नहीं थी, उस दिन तो मेरा धर्म भी नहीं था, ना ही पंथ था। उस दिन इस देश के करोड़ों करोड़ों इंसान को इंसाफ देने वाला, कानून बनाने वाला, अपने आप को जिम्मेदार पितृतुल्य नेता करके मैं अपने आप को देख रहा था। और अम्बेडकर ने वही किया, बाबा साहब ने वही किया। मुंबई में उनकी सभा हुई, किसने ली थी सभा? दलितों ने नहीं ली थी, तेली महासंघ ने ली थी, तबका मालियों ने लिया था, मुस्लिमों ने लिया था, मिलकर लिया था मुंबई में। उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन मुझे इंसाफ देने की कलम मिलेगी, आरक्षण बनाने का काम आएगा, उस दिन यकीन रखना मेरे अस्पृश्य जातियों को बाद में आरक्षण दूंगा। पहले जो अस्पृश्य नहीं है अपने आप को स्पृश्य समझते हैं, अच्छे समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है उनका शोषण ये व्यवस्था कैसी करती है। मैं उस शोषित अस्पृश्य न होने वाले समाज को पहले आरक्षण दूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज का आरक्षण बाद में बनाया, पहले हिंदू ओबीसी का आरक्षण बनाया। पहले ओबीसी का आरक्षण, बाद में एसटी का आरक्षण, बाद में एससी का आरक्षण। और आज मुसलमानों 1995 में तुम्हें रिजर्वेशन मिला। अब तुमको ये पता है या नहीं पता है? 14 सितंबर 1995 में जीआर निकला और आज महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज का 60% हिस्सा ओबीसी के रिजर्वेशन में आता है, जिसमें एजुकेशन में पहले पढ़ाई से लेकर तो डॉक्टरी के पढ़ाई तक, इंजीनियरिंग के पढ़ाई तक मुस्लिम बच्चों ने फायदा उठाया है। मेरी खुद की बच्ची इंजीनियर बनी, उसको बनने के लिए 8 से 10 लाख रुपया लगता था, वो 1.5 लाख में इंजीनियर बनी, क्योंकि वो ओबीसी के रिजर्वेशन में आई। ये ओबीसी का रिजर्वेशन भी मुसलमानों को बाबा साहब ने लिख छोड़ा था कॉलम, इसलिए मिला। तो संविधान में तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है, संविधान ने क्या ताकतें तुमको दी है, ये जब तक तुम संविधान को सामने रखकर चर्चा नहीं करोगे तब तक मालूम कैसे होगा। मुझे कामठी में आने के लिए आज तकलीफों से गुजरना पड़ा। मेरा ये 4था सभा है। पाटिल साहब से एक तो मोहब्बत है, मैं बाहर गांव प्रोग्राम में था लगातार। अभी एक नई जिम्मेदारी आई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब के पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का मुझे मुखिया बनाया है, प्रभार बनाया है। 10 तारीख को नागपुर में हमारा जंगी सत्कार है और अल्पसंख्यक सम्मेलन है। तब एक ने मुझे कहा कि जावेद भाई, आप 40 किताबों के मालिक, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं आपकी होती है और आपने अल्पसंख्यक पद स्वीकार किया। मैंने बोला मैं जरांगे पाटिल थोड़ी हूँ, मैं बोला मैं जरांगे पाटिल नहीं हूँ, मैं जावेद पाशा हूँ। लेकिन उस डिपार्टमेंट की तरफ देखने का मेरा नजरिया अलग है। अरे अल्पसंख्यक यानी केवल मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे मेरा बुद्धिस्ट भी है, वहाँ पे मेरा ईसाई भी है, वहाँ पे मेरा सिख भी है, वहाँ पे मेरा पारसी है। अरे जातीय राजकारण करने वाले एक जाति के नेता बनेंगे, मैं तो 5-5 कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए नेता बनाया गया हूँ। तो मेरा ओहदा तो बड़ा है। कौन कहाँ जाता है, इससे ज्यादा उस जिम्मेदारी को कितना समझता है, ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों,
संविधान अगर न होता इस देश में तो पाकिस्तान में जमहूरियत 10 साल तक दम तोड़ते रही है, जो आज भी तोड़ रही है। लेकिन आपको 3 साल के अंदर आपको जमहूरियत मिल गई, प्रजातंत्र मिल गया। मुसलमान कहां पिछड़ा? कहां पिछड़ा मुसलमान? आरएसएस, धर्मांध ताकतें एक बात आपके बारे में कहती है। अब आपकी गलती यह है, आप कामठी में 80% हो, समझिए। आपका सारा निजाम कामठी के 80% मुसलमानों में चलते रहता है। आप उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते हो, अच्छी तरबियत की बातें बताते हो, इस्लाम कितना अच्छा है ये बताते हो, इस्लाम की कितनी खासियत है ये बताते हो। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम मोमिनपुरा में नहीं है, क्योंकि मोमिनपुरा, सादिकपुरा, गुलशनपुरा, कामठीपुरा मिलाकर तुम हो ही यार 11-12%। तो तुम 11-12% मुसलमानों से तकलीफ क्या है? कुछ भी नहीं है। और क्या बिगाड़ सकते हो तुम? कुछ भी नहीं। पुलिस में कितने हो? नील बटे सन्नाटा। शासन प्रशासन में कितने हो? 2.5%। एजुकेशन सोसाइटियों में कितने हो? 1%। कोऑपरेटिव बैंक में नील बटे सन्नाटा। जिला परिषद में 1-2 मुसलमान दिख गए, वो भी दुनिया के सबसे डरे हुए मुर्गी के बच्चे दिखते। क्या करेंगे? तुम कहीं हो ही नहीं तो तुम खतरा कैसे हो सकते हो? सोचो ना। यूनिवर्सिटीज में तुम, ना कॉलेजेस में तुम, ना सीबीआई में तुम, ना सीआईडी में तुम, ना पुलिस स्टेशन में तुम, ना विधानसभा में तुम, ना संसद में तुम, ना अर्थव्यवस्था में तुम खतरा कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम ही खतरा हो और यकीन दिला दिया जाता है तुम ही खतरा हो। क्यों? इस प्रोग्राम की अहमियत बता रहा हूं। आपने कितना बड़ा काम किया ऐ मुस्लिम भाइयों, वो बता रहा हूं। 11-12% मुसलमानों को बगदाद दिखा दो, अरबस्तान घुमा दो, 800 साल का राज किए वो भी इतिहास पढ़ा दो, साहिबान के कथानक बता दो, सूफियों के कथानक बता दो, घूम फिर कर कहां रहोगे? 11% में। अरे प्रॉब्लम यह है कि बचे हुए 80% हिंदू समाज को 24 घंटे आरएसएस तुम्हारे विरोध में जो गलत फहमियां फैलाता है, तुम्हारे विरोध में जो किताबें परोसता है, तुम्हारे विरोध में उनके स्कूलों से दिन रात जहर फेंकता है, इसकी क्या काट है तुम्हारे पास? क्या काट है इसकी तुम्हारे पास? इसलिए कुछ नहीं करते हो, बैठे बैठे खलनायक बन जाते हो। कुछ नहीं करते हो फिर भी बैठे बैठे खलनायक बन जाते हो। क्यों? क्योंकि अपने मोहल्ले से बाहर निकलकर गैर मुस्लिमों के बीच सामाजिक संबंध, सामाजिक एक्टिविटीज, प्रबोधन की एक्टिविटीज, सही इतिहास की चर्चा आप नहीं करते। वो शुरुआत आपने कामठी से की है। ये बड़ा काम किया है आपने, ये बड़ा काम किया है आपने। आपको ये करना होगा। अब मैं आपको दूसरे सेक्टर में लेके चलता हूं, इजाजत चाहूंगा चंद मिनट में। आप कभी सियासतदान थे ही नहीं, माफ करना। जो होशियार मुस्लिम होंगे वो भी समझ लेना मेरी बात को। हिस्ट्री के 6 किताबें लिख चुका हूं, बड़ी बड़ी महफिलों में चैलेंज कर चुका हूं, वही चैलेंज कामठी में करके जा रहा हूं। जो भी स्कॉलर होना मुझे आकर एक उदाहरण बता देना। 800 साल तुर्क, मुगल, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर आखिरी बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के इंतकाल तक इस सियासत में चैलेंज है। बस इस बात के साथ में रायलू साहब ये जरा आप ध्यान में लेना, 700-800 साल के उस मुस्लिम इतिहास में भारत के मुसलमानों का परसेंटेज कौन माइका लाल मुझे आकर बताता है? मेरा चैलेंज है, 1.5 से 2% भी चैलेंज नहीं है सियासत में आपकी हिस्सेदारी का। क्या कह रहा हूं मैं? भारत के मुसलमानों का 700 साल के मुस्लिम इतिहास में 2% भी हिस्सेदारी नहीं है।
अब सवाल तुम्हारे सर पर घुमाता हूं। एक चपरासी 30 साल नौकरी करता है। कितने साल? 30 साल। एक मेंबर ग्राम पंचायत में मेंबर बनता है, सरपंच बनता है, एक जिला परिषद का मेंबर बनता है 5 साल के लिए, और चपरासी 30 साल के लिए 2 मंजिला मकान बनाता है। अच्छा, अपने बच्चों को, बीवियों को अच्छे से पालता है, बेटी के शादी के लिए कर्ज नहीं मांगता, बल्कि दामाद को कुछ देने की हैसियत रखता है। एक चपरासी जो 30 साल तक नौकरी करता है, एक राजनेता जो 5 साल तक सत्ता में रहता है। 700 साल सियासत करने वाले मुसलमान 43% झोपड़पट्टी में कैसे? संविधान ने क्या दिया ये बताऊंगा थोड़े में। बताओ, 700 साल सत्ता करने वाले मुसलमानों हमाली में 55% कैसे? जाओ कूलियों की लिस्ट देख लो आप, कूलियों के लिस्ट में 55% मुसलमान मिलेंगे। चाहे रेलवे हो, चाहे मेहनत कशी का कोई काम हो, चाहे बस स्टैंड हो। सवाल है मेरा, 700 साल अगर राज किया तुमने, तो बिलो पॉवर्टी लाइन महाराष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे 33% मुसलमान जी रहा है अभी। कैसे? अगर औरंगजेब बाबर की औलाद हो तो कहां गई वो दौलत, कहां गए वो महल? एक तो एक्सेप्ट करो कि वो इतिहास तुम्हारा नहीं है, और उसी इतिहास को विलन, खलनायक का इतिहास बनाकर आरएसएस तुम्हारा इतिहास और तुम उनके वारिस करके हिंदू भाई के दिमाग में घोंपता रहता है। कंट्रोवर्सी समझिए। अब तुम्हारा इतिहास कौन सा है? बड़े मजे की बात है। क्यों तुम आरएसएस के निशाने पर हो? क्यों संविधान में दिए हुए सारे अधिकार तुमसे छीन लेने की बात की जाती है? क्यों ये कहा जाता है कि मुसलमानों को वोटिंग नहीं, कोई भी राजनीतिक अधिकार न दिया जाए, प्रशासन में भी उन्हें न लाया जाए? ये बात पहली बार महात्मा ज्योतिबा फुले ने आपके बारे में कही। कौन महात्मा ज्योतिबा फुले? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिन्हें गुरु माना, वो महात्मा ज्योतिबा फुले। बच्चियों के लिए पहली शाला जिसने शुरू की, वो उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले। ये दोनों इस देश के महानायक है। तुम कौन हो जनाब? तुम कौन हो? हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले, ये इन महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल शुरू करने वाले पहले कपल है। 7वीं सदी में महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे मुसलमानों ने खोले। 7वीं सदी में इक्वालिटी का पैमाना पहली बार मुसलमानों ने इस देश में लाया। महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी कविता में लिखते हैं, मोहम्मद झाला जहां मर्द खरा। मराठी समझती है ना बहुत सबको? उन्होंने मराठी में पहली नज्म लिखी। मैं जिस दिन पढ़ा उस दिन रो दिया कि महात्मा ज्योतिबा फुले पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नात लिखते हैं। केवल नात ही नहीं, केवल नात ही नहीं, वो यहाँ के मुसलमानों का इतिहास जिंदा करते हैं। कैसे? महात्मा ज्योतिबा फुले लिखते हैं, मोहम्मद झाला जहां मर्द खरा, त्यागिले संसारा सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला, जन्म घालविला ईशा पाई। अब इतिहास बताते हैं भारत के मुसलमानों का कि आर्य धर्म भंड इस्लामे फोडिले, ताटात घेतले भेद नाही, कुणबी माळी तेली महार मांग चांबाराशी, गणी बंधू छातीशी लाविती, मशिदीत नेती समता दाविती, म्हणून इस्लाम आणि मुस्लिम नावे बोंब मारती भट ब्राह्मण। क्या बोल रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले? महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे हैं 7वीं सदी में मुसलमानों ने
जिन्हें शिक्षा के लिए बंदी थी उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले। जिन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था उन लोगों को एक गिलास में पानी मुसलमानों ने दिया। जिनको छुआ भी नहीं जाता था उनको ताटी में लेकर बैठकर खाया। जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं था उनके लिए मस्जिदों के द्वार खोले। जो गांव में नहीं आ सकता था उनके लिए समंदर पार तिजारत के दरवाजे खोले। जिन्हें पढ़ने के बाद हाथ कलम कर दिया जाता था, सुनने के बाद शीशे डाले जाते थे, पढ़ने के बाद जबान काट ली जाती थी, उन लोगों के हाथ में कुरान देकर पढ़ने का स्वातंत्र मुकम्मल कर दिया। इसलिए यहाँ की मजलूम कौमें कुनबी माली तेली 18 पगड़ जाती मुसलमान बने। भारत के ये मुसलमान इस देश की बुनियाद है। उनका इतिहास राजनीतिक इतिहास नहीं, उनका इतिहास इस्लाम की समतावाद को लेकर मनुवाद के खिलाफ क्रांति करने का इतिहास है, जिसे आरएसएस छुपाना चाहता है और तुम्हें बाबर औरंगजेब की औलाद करके सामने पेश करके गलत फहमियां फैलाता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस इतिहास को संविधान में जिंदा कर दिया। इस इतिहास को बाबा साहब ने संविधान में जिंदा कर दिया। पाकिस्तान होने के बाद संसद में जो धर्मांध ताकतें थी जो चुनकर आए थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दे दिया है इन मुसलमानों को, अब भारत में कुछ भी नहीं देना होगा। ये अंतिम पड़ाव पर आ रहा हूं। क्या कह दिया था? डिबेट पढ़ो। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब दिन रात नमाजें पढ़कर रो रहे थे। खुतबा किया जामा मस्जिद में आखिरी। बाबा साहब आम्बेडकर ने आखिरी आजादी के बाद जो गदर हुआ, जो कत्ले-आम हुआ, जानते हो? देश का कानून लागू हो जाने के बाद 13.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। 13.5 लाख दिल्ली में सिर्फ आजादी के बाद। तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ऐ मुसलमानों, तुमने अगर पढ़ाई का दामन नहीं थामा और पढ़ाई से आने वाली शऊर को सियासती रूप नहीं दिया, तो आने वाले ज़माने में सबसे बुरे हालात तुम्हारे होंगे। मज़हब से लेकर तहजीब से लेकर हर हमले तुम पर होंगे। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट लिखा। अब क्या है फंडामेंटल राइट? जो कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। वो फंडामेंटल राइट ये है कि हर किसी को अपनी उपासना, अपना मजहब, अपना पहराव, अपना खान पान, अपनी शिक्षा और यही नहीं, अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाने का भी बुनियादी अधिकार है। ये है बाबा साहब आम्बेडकर का फंडामेंटल राइट देने वाला संविधान। मेरे साथियों, इतनी मेरे खिलाफ से ये बात मुकम्मल होनी चाहिए। और संविधान यही हमारा अंतिम और यही हमारा पहला हथियार है। अगर एक बार संविधान गया तो सब जाएगा। 2014 में एक नारा लगाया गया था, कौन सा? अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन नहीं आए, मॉब लिंचिंग आ गई। अच्छे दिन नहीं आए, बाजार में घूमने की मनाही आ गई। ट्रेन में मार दिए जा रहे हो, बसेस में मार दिए जा रहे हो, मस्जिदों पे हमले हो रहे, मदरसों पे हमले हो रहे, दलितों की चमड़ियां उतारी जा रही, आदिवासी पे पेशाब किया जा रहा है। ये सब निज़ाम अगर बदलना होगा और संविधान को बदलना होगा तो यकीन जानिए 2024 में बहुत ही सोच समझकर ऐसे लोगों को सियासत से हटाना होगा, वरना ना जमहूरियत रहेगी, ना संविधान रहेगा, ना आपका अस्तित्व रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।